Moving ahead, chapter 15, improvement in food resources. Welcome to the part 3. In this part 3, we will talk about the cropping patterns. Cropping patterns refer to the proportion of area under various crops. The three types of क्रॉपिंग पैटर्न्स आर, तीन तरह की क्रॉपिंग पैटर्न्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? इंटर क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंग रोटेशन की अगर हम बात करें तो इट इज द क्रॉपिंग टेक्निक इन विच 2 or more crops are cultivated simultaneously in the same field of the land, adhering to the specific row patterns. जो ये इंटरक्रॉपिंग होती है, ये 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप होती हैं जो कि सेम पीस ऑफ लैंड में इनको कल्टीवेट किया जाता है इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, रो पैटर्न्स में. देखो अब इधर पिक्चर में गिवन है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक रो पैटर्न्स है, उसमें जो है ये कल्टीवेट की जाती है. तो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप. इस टाइप की जो क्रॉप्स होती है, इस टाइप के जो पैटर्न्स होता है क्रॉप का, वो हेल्प करता है इन प्रोडक्टिविटी, increasing in productivity. Therefore, it is followed by the small farmer who are completely dependent on the rainfall for better yield. तो ये जो है ना, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, ये स्मॉल फार्मर्स इसको ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल. जो रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं उस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं कि बेटर यील्ड इनको मिल पाए. तो इसलिए इंटरक्रॉपिंग जो है वो ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स जो है वो यूज करते हैं. सेकेंड हमारी है क्रॉप रोटेशन. इट इज अ क्रॉपिंग टेक्निक्स विच इज प्रैक्टिस्ड फॉर द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन प्री प्लांट सेशन. अब देखो डिफरेंस क्या है इसमें कि ये भी एक क्रॉपिंग पैटर्न ही है, बट ये जो है एक प्री प्लांट सक्सेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाली जो वो होती हैं क्रॉप्स, इनको कल्टीवेट किया जाता है. द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर ड्यूरेशंस ऑन 1 year रोटेशन, 2 year रोटेशन एंड 3 year रोटेशन. ये जो है ना अकॉर्डिंग टू उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है ये इसको आगे प्री प्लांट किया जाता है कि अगर 1 साल वाली क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करनी है, या 2 year रोटेशन करनी है, 3 year रोटेशन करनी है. गॉट इट? नेक्स्ट थर्ड है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? इट रेफर्स टू अ क्रॉपिंग सिस्टम वेयर 2 or more क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन द सेम पीस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली. This technique is most commonly followed by the farmer. ये वाली जो टेक्निक है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है फार्मर्स में. क्यों की जाती है? क्योंकि ये जो है ये रिड्यूस करती है द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर. जो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है उसके रिस्क को जो है ये रिड्यूस करती है बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल या एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं या फिर रेनफॉल के पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉप को प्रॉपर अमाउंट में जो है वो रेनफॉल नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो सकता है, पूरी प्रॉपर तरीके से वाटर की सप्लाई नहीं हो पाती. तो ये वाला जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है ज्यादातर फार्मर्स जो है इसको यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको. If we talk about crop protection management, तो crop protection management में field crops are infested by the large number of weeds, insects, pests and disease from which crop should be protected. अब क्रॉप तो आपने रेडी कर ली तो उसकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी. तो प्रोटेक्शन किससे करनी पड़ेगी? देखो वीड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, डिजीजेस होती हैं, कई सारी डिजीजेस लग जाती हैं क्रॉप में जिसकी वजह से पूरी क्रॉप जो है, फसल जो है वो पूरी बर्बाद हो जाती है. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वीड्स क्या है, देखो जो अनवांटेड प्लांट है, आप देखो नीचे पिक्चर में भी गिवन है, इस टाइप के जो है अपने आप ही उगाते हैं इस टाइप के प्लांट. आपने कोई उसकी सोइंग नहीं की है, कुछ नहीं किया, उनके बीज वगैरह कुछ नहीं डाले, फिर भी ये अपने आप आ जाते हैं. तो ऐसे जो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स. ठीक है, ये कल्टीवेटेड फील्ड में होते हैं, कंज्यूमिंग ऑल द सॉइल न्यूट्रिएंट्स फाइनली रिड्यूसिंग द क्रॉप यील्ड. ये क्या करते हैं? ये कम्पीट करते हैं पूरी क्रॉप के साथ में, उनका न्यूट्रिएंट्स के साथ में ही कम्पीट करते हैं, पूरा शेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते हैं उतने एरिया का
तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रॉपर जो मेन क्रॉप जो हमने कल्टीवेट की है उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि ये कंप्लीट करने के लिए वहां पर उग आते हैं। तो इसीलिए जो क्या होता है कि ये रिड्यूस करते हैं क्रॉप यील्ड में, हमें जो प्रोडक्टिविटी मिलती है, प्रोडक्शन जो मिलता है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता। तो वीड्स का रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है, अब देखो प्रोटेक्शन मेथड्स अगेंस्ट वीड्स, कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं प्रोटेक्शन इनकी करने के लिए। तो टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट वीड्स द फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द गुड सीड बेड, सेकंड मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, जो हाथ से जो है वीड्स को निकाला जाता है, जड़ के समेत जो निकाल के रखते हैं। थर्ड प्लांट्स ऑफ द सीड्स इन अ टाइमली फैशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ऑन क्रॉप्स। सेकंड जो है वीड्स का तो आपने पढ़ लिया, अब सेकंड जो हमारा क्या है कि इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो कैसे अटैक करते हैं। अब इंसेक्ट पेस्ट जो है अटैक करते हैं प्लांट में इन द फॉलोइंग वेज। दे कट द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जो रैट वगैरह होते हैं, ठीक है, रोडेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पेड़ों की जड़ों को कट कर देते हैं, स्टेम को कट कर देते हैं, उनकी लीव्स को कट कर देते हैं, चूहे वगैरह जो होते हैं। They suck the cell sap from the various part of the plant। जो प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसमें से सेल सैप को जो है वो सक कर लेते हैं। They pour into the stem and fruits resulting in the reductions in yield। ये क्या काम करते हैं, साथ में जो है ये स्टेम में जो है उनको कट कर देते हैं, उनकी सब प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, फ्रूट्स को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट और पेस्ट के भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्रॉप पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ये केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड, ठीक है, ये क्रॉप प्रोटेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल और डिस्ट्रॉय द पेस्ट एंड अदर इंसेक्ट दैट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज to the stored and freshly harvested crops। तो ये जो केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, ये यूज किए जाते हैं किसके लिए कि पेस्ट को, जो अदर इंसेक्ट्स हैं उनको किल करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में, खत्म करने में, जो क्या करते हैं, जो बाहर एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं। फ्रेशली स्टोर्ड, फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है या स्टोर्ड क्रॉप होती है, उनको ये खराब करते हैं। These chemicals are basically toxic in nature। ये जो केमिकल्स हैं ये ज्यादातर टॉक्सिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। अब हर्बिसाइड फंगिसाइड्स क्या है, दे आर हाईली टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल फंगस एंड अनवांटेड वेजिटेशन। जो अनवांटेड वेजिटेशन होती है या फंगस लग जाती है तो ये उसके लिए केमिकल्स होते हैं, उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टोरेज लॉसेस। क्या है अब स्टोरेज लॉसेस, देखो आफ्टर हार्वेस्टिंग द न्यूली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स are stored in huge storage facilities such as silos. However, due to the attack from the pest or waterlogging, the food grains get destroyed. This is called the storage loss. अब स्टोरेज लॉस क्या है कि आपने इसको स्टोर तो करके रख दिया, ठीक है, बट उसके बाद में जो है क्या होता है कि जो है वहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या पेस्ट अटैक कर देते हैं, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसकी वजह से, तो इसको हम बोलते हैं स्टोरेज लॉस। तो फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोरेज लॉस क्या क्या है, क्या क्या अफेक्ट करते हैं। इट इज द लॉस कॉज्ड बाय द पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम। ये जो बाद के जो हार्वेस्टिंग की हुई है जो क्रॉप्स है उसको लॉस करते हैं, उसको खत्म करते हैं। और द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोरेज लॉस इंक्लूडिंग बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं वो दोनों ही तरह के होते हैं, बायोटिक भी होते हैं और अबायोटिक भी होते हैं। लिस्ट बिलो आर फ्यू ऑफ देम। देखो कुछ लिस्ट यहाँ पे नीचे दी हुई है, कैसे कि स्टोरेज लॉसेस ड्यू टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स एंड बैक्टीरिया आर द बायोटिक फैक्टर्स। ये जो है ये बायोटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लॉस होता है, स्टोरेज लॉस होता है। कौन कौन से हैं, तो इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स है, फंगी है, माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि लॉसेस ड्यू टू द नॉन लिविंग
ऑर्गेनिज्म सच एज, क्या हो सकता है उसमें, देखो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी जो होती है, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया इन प्लेस ऑफ द स्टोरेज, जहाँ पे स्टोर किया है वहां पर अगर ह्यूमिडिटी होगी या मॉइस्चर होगा तो उसमें फंगस लगेगी, वो खराब हो जाएगा। टेम्परेचर जो है एक मेजर फैक्टर्स है इस चीज में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर ऑफ द स्टोरेज लॉस। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम, इसके क्या चीज हम ले सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स में, कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं, तो स्टोरेज लॉस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग सर्टेन प्रोटोकॉल्स लाइक फर्स्ट है स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, बिल्कुल साफ सुथरा जो हमें प्रोडक्ट जो भी हमारा है उसको हम एकदम साफ सुथरा करके तब हम उसको स्टोर करने के लिए रखेंगे। फ्यूमिगेशन यूजिंग द केमिकल दैट कैन किल द पेस्ट, फ्यूमिगेशन जो है मतलब जो पेस्ट को खत्म करने वाली चीजें हम उसको यूज करेंगे। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट इन द सनलाइट देन इन द शेड, जो हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, उनको पहले हम प्रॉपर ड्राई करेंगे इन सनलाइट और उसके बाद में हम उसको स्टोर करेंगे जिससे कि फंगस ना लगे, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर वगैरह जो है उनमें ना आए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अब देखो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री इज द फार्मिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एनिमल्स फॉर द कमर्शियल पर्पस। एनिमल्स आर रेज्ड फॉर मिल्क, मीट एंड एग्स। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि जो हम जितने भी एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं उनके फार्मिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस, उनके कमर्शियल पर्पस के लिए अगर हम उनको पालते हैं फॉर रेज फॉर द मिल्क, मीट और एग, इन सब चीजों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। नाउ कम टू द वर्ड कैटल। कैटल के कैटल्स आर रेयर्ड बाय द ऑलमोस्ट ऑन फार्मर्स। कैटल क्या है कि जो जानवर जो हैं वो ज्यादातर जितने भी फार्मर्स हैं वो सब उनको पालते हैं। इन इंडिया कैटल्स आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड ड्रॉट लेवर्स फॉर एग्रीकल्चर। कैटल्स जो है ये मिल्क के लिए भी इनको पाला जाता है, साथ में जो है ड्रॉट लेवर्स जो लेबर मतलब खेतों वगैरह में काम करने को, ये कहीं और भी जो है तो इनको वहां पर एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज किया जाता है। दे आर मेनली 2 स्पीशीज ऑफ रेयर्ड कैटल्स, 2 स्पीशीज है कैटल्स की, एक तो बॉस इंडिकस काउ की है और दूसरी बॉस वोकलिस बफेलो की है। ये मेन जो स्पीशीज है। द एक्सोटिक ब्रीड्स of cow like Jersey, Brown Swiss are reared for extended lactation। ये जो एक्सोटिक ब्रीड है, जर्सी हो गई, ब्राउन स्विस हो गई, ये जो है लैक्टेशन मींस जो मिल्क किंग उनका जो पीरियड है, ठीक है, वो बहुत अच्छा वाला जो दूध जो है वो देती हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स जो हैं कौन कौन सी हैं, जर्सी होगी, ब्राउन स्विस होगी। द इंडियन ब्रीड्स like Red Sindhi, Sahiwal are reared for the disease resistance and broad liver। साथ में जो इंडियन ब्रीड्स है फॉर एग्जांपल रेड सिंधी है या साहिवाल है, इसको जो है हम ड्रॉट लिवर के पर्पज से या डिजीज रेजिस्टेंस के हिसाब से उनको पाला जाता है। नेक्स्ट हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग देखो क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की ही एक फॉर्म है which is undertaken to raise the domestic fowl for the production of egg and chicken meat। ठीक है, asil, lusra, chittagong and gagus are the examples of Indian variety of poultries। plymouth rock, ये सारे ये जितने भी नेम्स है, रोडे, आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर आर द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन ब्रीड्स। ये जो है ये सारे अमेरिकन ब्रीड्स है। अदर एग्जाम्पल्स और कौन कौन से, देखो इंग्लिश ब्रीड्स में आ गया सोसेक्स जो है, कॉर्निश है, रेड कैप्स है, लेयर्स जो है, लेयर्स क्या है, लेयर्स आर द एग लेइंग बर्ड्स और ब्रॉयलर्स आर रेयर्ड फॉर द मीट। अभी यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग में 2 चीजें और इंट्रोड्यूस की हुई है, कौन कौन सी है, एक तो लेयर्स और दूसरा ब्रॉयलर्स। अब ब्रॉयलर्स क्या है, ब्रॉयलर्स वो होते हैं जिनको जो मुर्गियां जो है जो पोल्ट्री फार्मिंग में जिनको मीट सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए पाला जाता है उनको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं। और जो एग लेइंग बर्ड्स होते हैं जिनको सिर्फ हम एग के लिए पालते हैं उनको हम लेयर्स बोलते हैं।
नाउ डिजीज इन कैटल्स, कैटल्स में देखो डिजीज कौन कौन सी होती है, बीमारियां कौन कौन सी होती है। तो डिजीज ऑफ कैटल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, 3 तरह की होती हैं ये डिजीज। पैरासिटिक डिजीज होती है, इन्फेक्टियस डिजीज होती है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होती है। 3 तरह की डिजीज जो है कैटल्स में मिलती है। द डेयरी एनिमल्स आर अटैक्ड बाय द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासिटिक, जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनमें अंदर भी और बाहर की तरफ भी पैरासिटिक एनिमल्स जो है वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीच आपने देखी होगी, वो क्या काम करते हैं, दे सक द ब्लड एंड कॉजेज एनीमिया, उनका ब्लड जो है उसको सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं डेयरी एनिमल्स उनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। फ्लाइज होते हैं, लाइस होते हैं, माइट्स होते हैं, ये सारे पैरासिटिक होते हैं। सेकंड जो है हमारी इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज कौन कौन सी है, देखो एंथ्रेक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, सेप्टिसीमिया है। ये तीनों जो बीमारी हैं ये होती हैं बैक्टीरिया के थ्रू। जो डेयरी एनिमल्स हैं या जितने भी कैटल्स हैं उनमें ये एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, सेप्टिसीमिया जो है ये बैक्टीरिया की थ्रू होती हैं। फूड एंड माउथ डिजीज, काउपॉक्स, रिंडरपेस्ट, ये जो है ये बीमारी वायरस के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट कम टू द नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्टियस डिजीज क्या है, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेबल नहीं होती है। दीज द कॉजेज ऑफ दीज डिजीज में भी मेल न्यूट्रिशन, उनको अच्छे से खाना वाना प्रोवाइड नहीं होता तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ मैकेनिकल इंजरीज हो जाती हैं, या फिर मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स उनके ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो ये नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू कि डिजीज इन कैटल्स जो है वो 3 तरह की होती हैं, पैरासिटिक, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। Now we will talk about the fisheries. Fisheries deals with the procurement of the fishes for consumptions. फिशरी जो है, फिशिंग जो है जिसको मछली पालन भी बोला जाता है, तो इसको कंजप्शन के लिए जो है इनको पाला जाता है, रेयर किया जाता है। फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स ऑफ डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वहां पर फिश जो है उनके लिए गुड सोर्स है, किस चीज की, प्रोटीन की। प्रोटीन बहुत अच्छे से उसमें मिलता है। फिश कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी, फ्रेश वाटर bodies, or even from the estuaries. The process of capturing fish is known as aquaculture. Capturing fish की जो process है उसको हम aquaculture बोलते हैं। The different types of fisheries are, देखो 2 तरह की fisheries होती हैं, marine fisheries and inland fisheries. Marine fisheries deals with the fishing in the oceans and seas. Apart from the fishes, it also deals with the other seafoods such as prawn, lobsters and crabs. जो मरीन फिश होती हैं, मरीन फिश जो है कौन कौन सी होती हैं, ये लॉबस्टर, प्रॉन और क्रैब्स जो है, ठीक है, इनको फूड के उसमें भी यूज किया जाता है। इनलैंड फिशरीज जो है, इनलैंड फिशरीज देखो क्या है, दे डील्स विद द फिशिंग इन द रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स। रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प etc. are the very popular varieties of fishes reared in the fresh water. Now we will talk about the next beekeeping. Beekeeping क्या है? Beekeeping is also known as the apiculture. Apiculture में अब क्या है, या beekeeping में क्या है कि rearing of bees for the production of honey and wax. शहद के लिए और वैक्स के लिए जब इनको रेयर किया जाता है, पाला जाता है इनको, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं beekeeping and apiculture. This has become a major financially rewarding and agro-based activities. Some of exotic varieties reared in India is Apis mellifera, Apis adamsoni, Apis cerana indica. Commonly known as Indian bee is the popular indigenous variety. Apis dorsata, known as the rock bee, is also an indigenous variety. ये indigenous variety है Apis dorsata. Now बात करते हैं पास्चुरेज की। तो पास्चुरेज देखो क्या है, it provide the both quantity and quality of the nectar for honey to honey bee. हनी बी से जो मिलता है, तो some pasturage flora are mango, लीची, coconut, इनकी जो है ये pasturage flora. I think everything is clear.